हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आपका विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाने वाले हैं, जो आपका 21 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, ये आपको जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने का बहुत बड़ा चांसेस है, क्योंकि बहुत सारा बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। धातु और अधातु के बीच भौतिक गुण, एक आपका रासायनिक गुण भी होता है, याद रखिएगा। आपको भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग धातु का भौतिक गुण हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, धातु में एक विशेष प्रकार का चमक होता है। धातु में क्या होता है ना, कोई भी धातु देखिएगा, लोहा, सोना, चांदी, तो एक विशेष प्रकार का चमक देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है। तीसरा पॉइंट क्या हम लोग देखने को मिलेगा, ये धातु जो है उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु क्या होता है, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, धातु आघातवर्धनता होती है और तन्यता भी होती है। तो हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग मिला के भी लिख सकते हैं। धातु आघातवर्धनता या तन्यता होती है, या तो इसको हम लोग पांचवा पॉइंट करके भी हम लोग लिख सकते हैं, धातु तन्यता भी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, धातुओं के घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातुओं के घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आगे देखिए, धातुओं को जो पीटने पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। यदि उसको पीटिएगा तो एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। और साधारण जो 7 पॉइंट है, साधारण ताप पर जो ठोस अवस्था में होती है, सिर्फ क्या होता है, मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, हम लोग अधातु पे देखेंगे, अधातु को क्या क्या विशेषता है, भौतिक विशेषता। तो चलिए हम लोग अधातु पे बात करने वाले हैं। तो अधातु में कोई भी प्रकार का कोई चमक नहीं होता है। पहला आप लिखिएगा, आप जो अंतर लिखिएगा तो आप इस तरह से अंतर लिखिएगा, इधर आपको धातु लिखिएगा और इधर क्या करिएगा, आप अधातु लिखिएगा। इस तरह से आप एग्जाम में अंतर लिखिएगा, इस तरह से अलग अलग नहीं लिखिएगा, ठीक ना। तो अधातु में कोई भी चमक नहीं होती है, पहला पॉइंट देखिए। लेकिन अपवाद जो आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या होता है, चमक होता है, तो लेकिन ये अपवाद में है, ठीक है। अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अधातु क्या होता है, उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, आपको कुचालक होता है, लेकिन वही सिर्फ हाइड्रोजन और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मतलब कुछ ना कुछ अपवाद इसमें। अधातु क्या, आघातवर्धनता और तन्यता नहीं होता है, लेकिन अपवाद में यदि देखा जाए तो प्लास्टिक, गंधक, तन्य होता है। आगे देखिए बोल रहा है, जो अधातु से ध्वनि नहीं निकलते हैं और उसे पीटने पर क्या होता है, टूटकर चूर चूर हो जाता है। और 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है, अधातु जो है साधारण ताप पर ठोस या गैस अवस्था गैस होती है। सिर्फ ब्रोमीन जो है साधारण ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ये दोनों में अंतर था, इम्पोर्टेंट था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये वाला भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ना कुछ यौगिक दे देगा, कंपाउंड, उसका IUPAC नाम पूछ देगा, या तो उसका प्रकार्यात्मक समूह पूछ देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यौगिक आपका CH3CHO है, उसको हम लोग नाम क्या है तो याद रखिएगा, इथेनॉल है, और इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, CH3OH का है, इसको मेथेनॉल बोलते हैं, इसका जो प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। आगे देखते हैं, HCOOH है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा, और इसका जो प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। आगे देखिए, HCHO में जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, CHO प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर C2H5OH है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, इसका जो OH क्या हो जाएगा, आपका प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। और C3H7Cl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रोपेन बोलते हैं, इसको हम प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तीसरा देखिए यहाँ पर बोल रहा है, जो गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखे। सभी का परिभाषा देना है, ये भी आपको 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछता है, सबका परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है। तो दर्पण है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ध्रुव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको पोल बोलेंगे, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, मतलब वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। और चलिए हम लोग एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर।
जो ध्रुव किसको बोलते हैं, तो बोल रहे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। देखिए इस तरह से जो आपको जो दर्पण का इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोल रहे हो, ध्रुव जो है गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो ये वाला जो रेखा होता है, ये जो रेखा जो जा रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये वाला जो इसको रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ देखिए डिफाइन किया गया है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जैसे मान लीजिए हमारा इस तरह जो हमारा रहता है ना, यहाँ पर ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। तो ये हमारा क्या पूरी वो गोला का ही ना भाग है जी, पूरा गोला का भाग है, सेंटर है, केंद्र है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र को ही हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए फोकस क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसको मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, जैसे यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ पर से जो कटता है तो इसका क्या हो, मुख्य फोकस से होकर कटता है। समझे, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गुजरेगा तो किससे कटेगा, मुख्य फोकस से होकर कटेगा, तो उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। अब देखिए फोकस दूरी क्या होगा, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। समझा देते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे क्या ध्रुव है, ये पोल है, और ये हमारा क्या फोकस है, तो इसका बीच में जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी हम लोग बोलते हैं। तो सभी के डेफिनेशन दे दिए। अब देखिए उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस, देखिए ध्रुव हो गया और यह फोकस के बीच में रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताएं। देखिए इसमें तीन ही तरह से आपको इमेज, देखिए यदि आपको बोल रहा है पहला नियम क्या बोलता है ना, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। पहला नियम यहाँ पर क्या बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर रेखा में जा रहा है तो किससे कट के गुजरेगा, फोकस से कटेगा। किससे कटेगा, तो फोकस से कटेगा। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो किससे कटेगा, फोकस से कट के और निकल जाएगा। ठीक है। उसका दूसरा जो यहाँ पर बोला है नियम, यदि कोई किरण फोकस से गुजरेगा तो तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा। क्या बोलेगा, यदि कोई किरण जो है फोकस से गुजरेगा तो क्या होगा, समांतर चला जाएगा। दूसरा नियम बोलता है। और तीसरा नियम क्या बोलता है, यदि कोई सी पे प्रकाश की किरण जा रहा है तो सेम सी में ही वापस लौट जाएगा। तो हम तीनों कंडीशन समझाते हैं। पहला कंडीशन यहाँ क्या बोला, यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर जाएगा तो किससे कटेगा, फोकस से कटकर गुजर जाएगा। उसके बाद देखिए समांतर गया, फोकस से कट गया। दूसरा केस यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, जो हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए पोल है और यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर हमारा क्या केंद्र है। तो यदि कोई फोकस से आया तो क्या होगा, समांतर चला जाएगा। क्या आएगा, फोकस से आएगा ना, समांतर चला जाएगा। तीसरा केस यहाँ पर क्या है, कि मान लीजिए फोकस ले लेते हैं, पोल ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी वक्रता केंद्र। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा रहा है तो सेम वक्रता केंद्र में ही वापस लौट जाएगा। तीन को कंडीशन। चलिए देखिए पहला कंडीशन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो पहला हम लोग कंडीशन क्या देखें, यदि कोई समांतर जाएगा, देखिए समांतर गया, असमांतर गया तो कहाँ से लौट गया, फोकस से कट गया। देखिए यहाँ पर फोकस से कट गया। ठीक है। उसका दूसरा नियम क्या बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर जाता है तो क्या होगा, समांतर बोल रहे हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण सी में यदि जाएगा तो सी में वापस लौट जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ और ये वाला जो यहाँ से कट के गया तो कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे इमेज बना रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हमारा इमेज हो गया। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गया, काल्पनिक हो जाएगा, सीधा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। देखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या यहाँ पे इससे बड़ा बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।